सोना कितना सोना है ये सवाल इसलिए क्योंकि सोने की कीमत ने ऐसी छलांग लगाई है कि लोगों की पहुंच से बाहर चला गया है। तो दूसरी तरफ गोल्ड में निवेश करने वालों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। सोना आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 699 रुपए से बढ़कर 85,368 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में गिरावट आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 451 रुपए कम होकर 94,940 रुपए किलो पर आ गई है। अब आपको कैरेट के हिसाब से सोने की 10 ग्राम की कीमत बताते हैं। यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सोना हर घर में खरीदा जाता है। अगर आप 24 ग्राम कैरेट का सोना खरीदते हैं तो आज की तारीख में उसकी कीमत है 85,368 रुपए प्रति 10 ग्राम की ये कीमत है। अगर आप 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तो 78,197 रुपए, 18 कैरेट खरीदते हैं तो 64,026 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। बात करें तो इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 9,206 रुपए बढ़कर 85,368 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 8,923 रुपए बढ़कर 94,940 रुपए तक पहुंच गया है। तो पिछले 2 महीने में ही सोने और चांदी इन दोनों की कीमतों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। सोने में तेजी को लेकर भोपाल के लोगों का क्या कुछ कहता है वो पहले हम आपको सुनवा देते हैं। ये जो सोने के भाव बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच रहे हैं, सोना तो पहुंच ही रहा है और साथ में मैंने कल रिसेंटली एक और अपडेट पढ़ा था कि चांदी भी हमारा 16,000 महंगा हो चुका है। तो ये तो बहुत ज़्यादा खैर गलत है। मतलब आम जनता जाए तो कहाँ जाए? सोना तो छोड़ो, हम चांदी भी नहीं पहन सकते। अब ये तो गलत हो रहा है। जो हाई क्लास हैं वो तो इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी कोई ये नॉर्मल ही बात है। हमारा यही है कि इसका थोड़ा सा प्राइस कम हो, बाकी सारे लोग ले सकें। सर, गरीबों के लिए तो नुकसान ही है। अमीरों के लिए, जिनके पास सोना है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पास पैसा है उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, गरीबों के लिए तो इतना नुकसान है कि वो बेचारे कहाँ से लेकर आएँ। वो अपनी बच्ची को एक छोटा सा मंगलसूत्र भी नहीं देख पा रहे हैं। आजकल शादी के सीज़न चल रहे हैं तो उनको गोल्ड की नीड ही है, सभी को नीड होती है कि तो हाई क्लास वाले तो अच्छे से ही परचेस कर सकते हैं, बट मिडिल क्लास और एकदम लो क्लास वाले नहीं कर पाते हैं। तो हमारा कहना यही रहेगा कि जो गोल्ड का रेट है वो थोड़ा कम हो। सोने की कीमत बढ़ने की कई वजह होती हैं। इस समय जो कीमत बढ़ रही है, क्या आपको पता है कि उसकी वजह क्या है? वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। सबसे पहली वजह कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी है वो एक अहम वजह मानी जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना सोने को और ज्यादा महंगा करता जा रहा है। महंगाई बढ़ने से भी सोने की कीमत को सपोर्ट मिल रहा है, यानी सोना महंगा हो रहा है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से भी लोग अब गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तो सोने के बढ़े दाम पर आपने भोपाल की जनता को सुना, अब आपको राजधानी दिल्ली की जनता को सुनवाते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है। नॉर्मल लोगों के लिए इट्स नॉट इजी कि आप गोल्ड खरीद सको, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट को थोड़ा तो कुछ तो करना चाहिए नॉर्मल इसको करने के लिए। इट्स टू हाई। ये अच्छा नहीं है क्योंकि देखो जो सोना जैसे भाव बदल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल मतलब सोना पहन ही नहीं सकता ना। गरीब लोग, जो अमीर है वही पहन सकते हैं, गरीब लोग तो बिल्कुल नहीं पहन सकते ना। ये राइट टाइम नहीं है गोल्ड खरीदने का, क्योंकि जब 35, 40, 50 हज़ार तक भी पहुंचा था तब हमें लगता था कि गोल्ड काफ़ी महंगा हो रहा है, अभी क्या करें कि दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखें वगैरह। मैं खुद फाइनेंस फील्ड से हूँ, सो मैं ये बेहतरीन समझती हूँ कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बट अगेन अगर किसी को खरीदना है तो रोके भी नहीं, क्योंकि ये और बढ़ने ही वाला है, कम तो होगा नहीं कभी। सोने की कीमत मांग और आपूर्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। भारत ने चीन को खपत के मामले में पीछे छोड़ नंबर 1 बन गया है, तो इसका लिखा जोखा भी जान लीजिए कि कितनी मांग है, कितनी खपत है, कितना आयात हो रहा है। वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 2024 की अगर बात करें तो 563.4 टन सोने की गहने की खपत हुई है। अगर हम मांग की बात करते हैं, भारत की कुल सोने की मांग 2024 में 802.8 टन थी,
निवेश की बात करते हैं। भारत में सोने में निवेश की मांग 2024 में 240 टन हो गई। अब हम आयात की भी बात कर लेते हैं। 2024 में 2023 के मुकाबले जो आयात था वो कम हुआ था, 712.1% टन आयात हुआ था। अब हम कीमत की बात कर लेते हैं। 2024 में सोने की कीमत में 28% बढ़ोतरी आई थी। 2025 में अब तक 11% की बढ़ोतरी आई है। यानी जो 12 महीने में पिछले साल 28% की बढ़ोतरी आई है, वो महज 1 महीने 10 दिन में, अगर हम 2025 की बात करें तो 11% की बढ़ोतरी आ चुकी है। सोने की मांग दिल्ली में बहुत ज्यादा होती है, तो हमने दिल्ली के अलग अलग इलाके में जाकर लोगों से सोने के बढ़े दाम को लेकर बातचीत की है। हमारे सहयोगियों ने क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। वैसे तो हम सोना तो ज़्यादा हो गया है और लेने के लिए भी हम लोग को दिक्कत पड़ रही है। सरकार को इसीलिए थोड़ा कम करना चाहिए ताकि हम लोग ले भी ले, और हम लोग का सबसे पसंदीदा चीज़ भी सोना ही है। और पहने भी ऐसा करें कि हम लोग ले भी ले और उसको पहन भी सके और लेने में आसानी भी बढ़े। महंगाई इतना बढ़ गया, अभी इतना 85 का हो गया है, 85,000 का हो गया है, कैसे ले पाएंगे? बच्चे के शादी करने में कम दिक्कत आएगी। 2 दिन में ही शादी ब्याह में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोना। होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इतना रेट, इतना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। कम करने की जरूरत है, बहुत है, ज़रूरत है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ विजय सरदाना जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, और हमारे साथ आकाश जिंदल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों आदमी का इंडिया डेली में बेहद स्वागत है। विजय सरदाना जी, हमने कुछ ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें दिखाई, कुछ लोगों के बयान भी हमने बाइट के जरिए सुनवाया, और हमने लोगों को बताया और समझाया कि सोने के बढ़ने के पीछे वजह क्या है। लेकिन कहता क्या है, अर्थशास्त्र क्या कहता है, क्यों सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है? सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि सोना जितना भारत में हम लोग कंज्यूम करते हैं वो ज्यादातर आयातित है, इंपोर्ट होता है। हमारे यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन सोने का नहीं। और जब आप आयात करते हैं तो कोई भी चीज, खासकर सोना जो होता है, वो डॉलर के अंदर आपको आयात करना पड़ता है। अगर आप डॉलर की कीमत देखें तो लगातार रुपए के मुकाबले डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा तो जो भी हम चीज आयात करेंगे वो महंगी होगी, और यही कारण है कि इसका असर हमें सोने पे भी देखने को मिल रहा है। और डिमांड की जहां तक बात है, जब इकोनॉमी कम होती है, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि लोगों को रिस्क लग रहा है और बहुत सारा पैसा विदेश जा रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमें सामने दिख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रंप साहब के आने के बाद कुछ और ज्यादा हलचल है, बहुत कुछ अनसर्टेनिटी है। तो जो सोना है वो हेजिंग के रूप में भी काम आता है, इसलिए सोने की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो एक तरफ आपकी आयात की कीमत बढ़ रही है। अगर आज आप रुपया देखें तो 87 रुपए के आसपास, 87 रुपए 45 पैसे के आसपास डॉलर है। उसी के मुकाबले अगर आप अनसर्टेनिटी का प्रीमियम भी लगाएं, रिस्क प्रीमियम भी लगाएं, तो उसमें और कीमत जुड़ जाती है। तो इसीलिए जो आपको सोना दिख रहा है महंगा, उसके पीछे ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कारण है। एक तो डॉलर का रुपए के मुकाबले चेंज, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो अस्थिरता है, जो रिस्क है, ये सब फैक्टर मिलकर सोना के दाम को बढ़ा रहे हैं। सोने को दाम को बढ़ा रहे हैं। आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ हैं। आकाश जिंदल जी, ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने अमेरिका के, कई सारी उन्होंने नीतियां लेकर आए हैं। कुछ नीतियों की सराहना हो रही है, कुछ की आलोचना हो रही है। चूंकि अभी विजय सरदाना जी ने इसका जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता है, इस अस्थिरता को कैसे देखा जाए? क्या दूसरे जो मुल्क हैं वो सोने की बैंक जो है वो तैयार करने लगे हैं? चूंकि डॉलर, ये तो तय है कि जैसे जैसे डॉलर की कीमतों में इजाफा होगा, रुपया कमजोर होगा, सोने की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन इस कदर बढ़ेंगी कि मतलब अगर 1 महीने 10 दिन में 18% सोने की कीमतें बढ़ जा रही हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। जी आशीष जी, आपने 2-3 बातें की। शुरुआत आपने की कि ट्रंप साहब की कुछ नीतियों की सराहना हो रही है, कुछ की आलोचना हो रही है। तो पहली बार सुना कि कुछ नीतियों की सराहना भी हो रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा रादर कौन सी नीतियां जिनकी सराहना हो रही है। अब ये है, आपकी मुस्कुराहट खैर काफी कुछ बयान कर रही है। अब हालात ये हैं कि आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है। अब दर्शकों को याद है वो वक्त जब पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई थी, तब जब ट्रंप साहब का पुराना रजीम था, तब हालात अलग थे। आज ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही
देसी भाषा का प्रयोग करूंगा, जख्मी हालात में है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही घायल है उस पे और चोटें पड़ रही हैं। ये जो टैरिफ वॉर है, रिटेलिएटरी मेजर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। हम लोग ये जब ग्लोबल चैनल्स पे शो करते हैं तो ये सोच रहे थे कि शायद नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ग्लोबल इकोनॉमी में जो स्लो डाउन था वो खत्म होना शुरू हो जाए, लेकिन अब ये लग रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन से दोबारा रिसेशन में चली जाएगी। तो सोना एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है हमेशा। तो जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है, रिस्क बढ़ता है, अभी सबसे खराब चीज क्या है कि ये नहीं पता कहाँ टैरिफ लगेंगे, कहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, कहाँ सैंक्शंस लगेंगी, उससे आगे की बात कहूं, और कहाँ रिटेलिएशन होगा इस चीज का, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। लिस्ट में तो पूरी ब्रिक्स कंट्रीज तक का नाम है कि अगर वो अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं तो उन सबके ऊपर जो है टैरिफ लग सकते हैं। अब सबके ऊपर अगर टैरिफ लगते जाएंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल होगा? अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, उसका क्या हालात होगा? तो और ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं है। आपको बता दूं, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। अभी का आपको डेटा दे दूं, सितंबर और अक्टूबर 2024 ब्रिटेन यानी यूके 2 महीने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जर्मनी जब थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, हम 5th हैं, 2023 के क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। यानी ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी में सारा डेटा इसलिए दे रहा हूं ताकि दर्शकों को समझा सकूं, ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी पहले तकलीफ में है, स्लो डाउन में है। तो अब यहां से स्लो डाउन जो है और ज्यादा तकलीफ पैदा कर सकता है। तो इसलिए रिस्क, घबराहट, पैनिक, आज तो जो है रिस्क से भी ज्यादा पैनिक वाला माहौल बन रहा है। जो मैं बात करता हूं यूरोप में, यूएस में अपने मित्रों से, वो चीज जो है बढ़ा रही है। ऑफ कोर्स डॉलर की प्राइस तो डायरेक्टली रिलेट करती है गोल्ड से। तो कहीं ना कहीं जो आज अनसर्टेनिटी, रिस्क, घबराहट ग्लोबल इन्वेस्टर्स में है, वो सोने को बढ़ा रही है और वही है सोने के पीछे बढ़ने का कारण। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन जो है कोई ज्वेलरी डिमांड, क्योंकि ज्वेलरी डिमांड तो हिंदुस्तान में प्राइमरीली होती है, ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसमें यह है कि अगर किसी को गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए लेने का मन है 2 महीने 4 महीने के लिए, तो उसको मैं सलाह दूंगा इससे दूर रहे, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ नहीं पता, कल को चीजें ठीक होना शुरू हो जाए तो प्राइस डाउन हो जाए। हाँ, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो उसके लिए बुरा नहीं है। ज्वेलरी शेप में कोई लेना चाहता है, हालांकि ज्वेलरी शेप में हम सब जानते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं और चीजें भी होती हैं, कई बार 25-30% तक का नुकसान हो जाता है। बट वो ले ले, अभी भी वो क्यों ले ले? क्योंकि ज्वेलरी में हम हिंदुस्तानियों का एक इमोशनल लगाव होता है ज्वेलरी से। तो ज्वेलरी लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है, जनरली 20-25-30 साल के लिए ली जाती है, कई बार तो जनरेशन के लिए ली जाती है। तो उसमें लॉन्ग टर्म जो इम्प्लाइड हो जाता है। तो ज्वेलरी शेप में कोई लेना चाहता है तो अभी भी ले ले, बट हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लेना चाहता है तो ही कैन बी कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। तो उसके लिए रिस्की हो सकते हैं हालात, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल जो है इवेंट्स क्या टर्न लेते हैं कुछ नहीं पता। चाइना ताइपाई का इशू कहां जाता है ये नहीं पता। रशिया यूक्रेन वॉर की बात हो रही थी, खत्म हो जाएगी, क्या होता है, कैसे अनफोल्ड होती है ये नहीं पता। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस कितना लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्व हुआ है ये अभी नहीं पता। और यूएस के जो और बातें हो रही हैं, कनाडा को लेके, ग्रीनलैंड को लेके, पनामा को लेके, वहां अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। तो इस समय जो है अनसर्टेनिटीज का दौर, अगर आप इस दौर का नाम पूछें तो मैं इसे कहूंगा अनसर्टेनिटी, रिस्क और पैनिक का दौर है। तो ऐसे में किसी को ज्वेलरी लेनी है, किसी की बच्चों की शादी है, तो वो तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, ठीक है ले ले। बट अदरवाइज जो है अभी तो वेट एंड वॉच का वक्त है। अनसर्टेनिटी क्या बनती है, किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, ग्लोबल सिनेरियो क्या बनता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन विजय सरदाना जी, आपने आकाश जिंदल जी को सुना, इसका जिक्र आप भी कर रहे थे, लेकिन जिस अस्थिरता की बात हो रही है, जिस घबराहट की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि चीजें आने वाले समय में और ज्यादा भी खराब हो सकती हैं, तो क्या ये मान के चलें कि अगर इसी तरह पैनिक की सिचुएशन रही, इसी तरह अस्थिरता का बाजार रहा और इसी तरह ट्रंप की नीतियां रही, तो सोने की कीमतों में आने वाले समय में और ज्यादा हम देख सकते हैं कि बढ़ाव हो सकता है, यानी सोना और ज्यादा महंगा हो सकता है? देखिए, आपको 2 चीजें बहुत क्लियरली देखनी पड़ेंगी, एक डोमेस्टिक चैलेंजेस और दूसरा अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारे प्लेयर हैं, ट्रंप साहब क्या करते हैं, उनके डिसीजंस का बाकी दुनिया में क्या असर होता है, ये सब चीजें हमें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी। वहां अनसर्टेनिटी बनी हुई है
और मुझे लगता है अभी कुछ और हफ्तों ये जारी रहेगी जब तक ट्रंप साहब के सारे एक्शन प्लान सामने नहीं आ जाते। लेकिन डोमेस्टिक स्थिति भी हमें समझनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, हमारे यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, और जिस तरह से हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा का लोन बढ़ रहा है, अगर इन सब स्थितियों को देखें, हालांकि सरकार का पूरा प्रयास ये है कि हम अपना डेट सर्विसिंग को इन लाइन रखेंगे और उसको बढ़ने नहीं देंगे, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अभी जो हालात हैं और जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस है, उसके कारण जो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए की कीमत गिरती है। उस स्थिति के अंदर भी अगर डॉलर और मजबूत होता है तो सोने के दाम बढ़ेंगे। तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि दो चीजों को आपको देखना होगा, आपका करेंसी एक्सचेंज रेट आप कैसे मैनेज करते हैं, और दूसरा जो सोना है वो रिस्क के अगेंस्ट एक हेज का काम करता है। तो रिस्क अभी हटने का नाम नहीं दिख रहा है। आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है जब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई है तब तक थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि अभी ट्रंप साहब को अपने कार्ड्स उस गेम पे खोलने हैं। अभी उनका पूरा फोकस इजराइल पे है, इजराइल और पैलेस्टाइन के मुद्दे पे है। एक बार जब वो स्थिति क्लियर हो जाती है तब आपके सामने और स्थिति आएंगी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या होने वाला है। तब तक आपको भारत में जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस बढ़ रहा है इसको भी समझना होगा, और ये भी डिपेंड करेगा कि भारत के अंदर हमारी आंतरिक जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, हम उसमें क्या सुधार कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, ताकि डॉलर का फ्लो इनवर्ड एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इस पर आकाश जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। आकाश जी, इसमें सरकार की क्या भूमिका हो जाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है, स्टॉक मार्केट को हमें देखना होगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सी पेसिमिज्म रही है पीछे इंडियन मार्केट में, और फॉरेन प्लेयर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बहुत सेलिंग की है। तो जो बड़ा हिस्सा गया है हमारे यहाँ से फॉरेक्स का, जो स्टॉक मार्केट में सेलिंग हुई है उससे गया है। तो स्टॉक मार्केट हमने देखा ही है, सेंसेक्स किस तरीके से 86,000 था, 75 कुछ आया, आज भी 77 पे है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तो जो स्टॉक मार्केट में सेलिंग हुई है वो प्लेयर निकाल के ले गए हैं। अब उसमें तो जो है बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट्स को मोटिवेट करने के लिए कई चीज़ें हो सकती हैं जो सरकार की तरफ से है, और सरकार ने कुछ प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। और एक्सपोर्ट्स को मोटिवेट करना मेरे हिसाब से इसमें मेन ऐसी चीज़ है जिसको तरजीह देनी होगी। लेकिन एक चीज़ है, मैं हमारी सरकार की यहाँ पे तारीफ करूँगा कि इन्होंने, ये एक ऐसी सरकार है जो रियलिटी को देखती है और रियलिटी को जो है कहीं ना कहीं फैक्टर इन करती है। अगर हम अपना इकोनॉमिक सर्वे भी देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कहीं ना कहीं कही गई है कि हाँ, हमें बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिमांड आने वाले समय में नहीं लग रही। हमें जो इकोनॉमी की ग्रोथ है डोमेस्टिक डिमांड से लग रही है। तो ऑलरेडी हमारी सरकार ने देख लिया है, भांप लिया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी के हालात हैं उससे बहुत ज़्यादा डिमांड ग्लोबल इकोनॉमी से आती हुई नहीं लग रही है। क्योंकि जब बातें होनी है टैरिफ वॉर की, टैरिफ की अनसर्टेनिटी की, तो एक्सपोर्टर भी उसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। बट फिर भी हमारी सरकार जो है एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस रखा हुआ है। उसके लिए बहुत से ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जिससे एक्सपोर्ट्स को जो है मोटिवेट किया जा सके। दूसरा, जो इंट्राडे होता है उसमें लेके भी आरबीआई अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। बट जब ग्लोबल हालात इस तरह के चल रहे हों, इतनी अनसर्टेनिटी चल रही हो, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही तकलीफ में थी। देखिए, हेल्दी इकोनॉमी पे अनसर्टेनिटी आ जाती, चल जाती। एक हेल्दी आदमी है, उसको बीमारी हो गई, उसको 4 दिन का वायरल हो गया, वो टॉलरेट कर लेगा, शायद कामकाज भी करता रहे। देसी भाषा में लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अगर पहले से कोई भाई बीमार है, मान लीजिए कोई हाईली डायबिटिक है, उसको जो है जाके 4 दिन के लिए वायरल हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी। तो अब ये सारे क्या है कि पहले से ही एक बीमार शरीर, जो तकलीफ शुदा शरीर है, जिसका लग रहा था अब इलाज हो जाएगा, उसमें वायरल आ गया है। तो वो कहीं ना कहीं हालात जटिल करता जा रहा है। अब ये चीज है कि इसका क्या इलाज होगा या चीजें और वर्सन होंगी, क्योंकि अभी नहीं पता कि टैरिफ वॉर कहां तक चलती है, कहां तक आगे बढ़ती है, पनामा का इशू क्या होता है, मैक्सिको क्या क्या होता है, कनाडा का क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इशू है चाइना और यूएस का। जो है सबसे बड़ी बात है कि चाइना और यूएस का रिलेशन जो है ट्रेड को लेके किस तरीके से
सामने आता है और जो बातें हो रही है। लेकिन एक और बात आकाश यहाँ जी, ऐड कर एक दूं। सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर चाइना और यूएस में ट्रेड को लेकर आपस में कुछ मतभेद होते हैं तो क्या उसका फायदा हमारे मुल्क को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, यूएस चाइना ट्रेड वॉर अगर होती है, चाइना के अगेंस्ट टैरिफ्स लगते हैं, बढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने का मौका मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरनाइट हम चाइना के मुकाबले एक बहुत पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग बन जाएंगे। चाइना काफी तरक्की कर चुका है, बट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आज हमारे पास एक सरकार ऐसी है, बहुत ही बढ़िया सरकार है, जो मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दे रही है। ऑलरेडी स्मार्टफोन के हम एक्सपोर्टर हैं, डिफेंस के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ियों में हम एक्सपोर्टर हैं, कई चीजों में हम बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया का बहुत अच्छा थीम है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये सरकार कर रही है। और आज की तारीख में मैं अपनी सरकार की फिर तारीफ करूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, अभी भी हमने यूएस के साथ और ग्लोबल सिनेरियो में अपने रिलेशन अच्छे रखे हुए हैं। तो चाइना के साथ अगर हालात खराब होते हैं, चाइना की इकोनॉमी डाउन जाती है, पहले ही बता दूं, वहां डिफ्लेशन चल रही है, डेट इशू है, रियल एस्टेट इशू है, घोस्ट टाउन बन रहे हैं, ऐसे में हिंदुस्तान को इकोनॉमी बनने में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और हिंदुस्तान की सरकार बहुत ध्यान से हर चीज को ऑब्जर्व कर रही है, बड़े तरीके से चल रही है। और सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान की सरकार की मैं तारीफ करूंगा, बहुत अच्छा बैलेंस बना के चल रही है, बहुत ही एहतियात के साथ ग्लोबल इश्यूज को लेकर बड़े संभल के, बड़े एहतियात के साथ, बड़े देख के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसमें मैं अपनी सरकार की बहुत तारीफ करूंगा। अब मैं माफी चाहूंगा, मैंने बताया था, मैंने जी विजय जी, आकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की राय सुनवा रहे हैं। तो सोने की बड़ी कीमतों का असर हर तबके के लोगों पर पड़ेगा। तो यूपी के सीतापुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, उसके बाद फिर से अपने मेहमानों के पास चलूंगा। सोना इसमें आसमान छू रहा है। सोने का भाव सुना है 87 के अप्रॉक्स। खाली नाम आज की मार्केट रहेगी, इसमें हमारा ना अच्छी खासी सेल हो पा रही। पहली बात इतना महंगाई चल रही है, तो ना उसमें कस्टमर आ पा रहा है, ना हम लोग सेल कर पा रहे हैं। और क्या करेंगे, जब सोना लेना नहीं रहा है तो महंगा है, तो चांदी भी महंगी हुई होगी। हाँ, तो चांदी महंगी, लेकिन अब कुछ पहने तो है। क्या बताएं भैया, आसमान छू रहा है सोना और चांदी। इसी वजह से मार्केट बिल्कुल डाउन होती चली जा रही है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा है इतना सामान लेने। शादी जाओ, रेट बढ़ा हुआ है, बिक्री पे थोड़ा बहुत प्रभाव तो है ही है। तो अब जो चीज कस्टमर ले जाता है भारी में, वही चीज हल्के में ले रहा हुआ है। विजय जी, हम शो के दौरान देश के अलग अलग हिस्से के लोगों का बयान सुनवा रहे हैं अपने दर्शकों को, और लगभग एक मिक्स रिएक्शन आ रहा है, जिसमें लोग यही कह रहे हैं, सोने के जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि सोने की कीमतों में जो बढ़ाव आया है, यानी बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह से मार्केट डाउन हुआ है, कस्टमर पहले की तुलना में कम आ रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली होता है। देखिए, किसी भी चीज के अगर दाम बढ़ते हैं तो परचेजिंग पावर घटती। जहां पे आदमी ने अपने घर में प्लान किया था कि उसको बेटी की शादी में 5 लाख रुपए का सोना लेके देना है, अब सोने का रेट 70 से बढ़कर 85 अगर हो जाता है, 80 हो जाता है, तो अब वो उतना नहीं ले पाएगा। उसके साथ साथ बाकी चीजों के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जहां उसको 10 तोला सोना लेना था, अब शायद 5 लेगा, 3 लेगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज का रेट, ये सिर्फ सोना ही नहीं, आप गाड़ियों के दाम बढ़ा दोगे, रेट उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आप सब्जियों के दाम बढ़ा दोगे, डिमांड कम हो जाएगी। दालों के रेट बढ़ा दोगे, डिमांड कम हो जाएगी। दवाइयों के रेट बढ़ा देते हो तो लोग फिर सस्ती दवाइयां, डुप्लीकेट दवाइयों का बाजार खड़ा हो जाता है। तो देखिए, दाम का इसीलिए हमेशा इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा असर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। इसीलिए पूरी दुनिया का प्रयास यही रहता है। अगर आप ध्यान से देखें मेरे अपने चैनल पे, अगर आपके जो दर्शक है को डिटेल में समझना चाहें, तो मेरा एक डिटेल्ड में वीडियो है कि भारत में जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसमें किस तरह से, जो मेरा अपना चैनल है विजय सरदाना इनसाइट, कि हम आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करने वाले देश हैं। चाइना में आज ब्याज की दर ऑलमोस्ट 0 के पास है। जब 0 के पास है तो वहां बैंक 2%, 3% में ब्याज पे आपको पैसा दे सकता है। हमारे यहाँ जब एफडी का रेट 7% होगा तो आपको बैंक 10-12% पे पैसा देगा। तो ये अल्टीमेटली कस्टमर को देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को उधार लेना पड़ेगा, उससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। ये बहुत विशियस साइकिल। इसीलिए आरबीआई का हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम किस तरह से अपने यहाँ पे ब्याज की दरों को कम करें जी। लेकिन महंगाई को कम जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं आएगी। और महंगाई को कम करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को ये देखना होगा कि सारे डिपार्टमेंट, सारे मंत्रालय
क्या वहां पे सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा? सिर्फ ये कहना कि हम महंगाई कंट्रोल कर लेंगे से नहीं होगा। आपको रॉ मटेरियल दो जगह से आता है, माइनिंग से आता है, आपका एग्रीकल्चर से आता है। आपका एग्रीकल्चर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर साल बढ़ रहा है, इसीलिए किसान भी कहता है मेरे को एमएसपी की गारंटी दो। तो कुल मिला के स्थिति ये हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं अगर महंगाई पे काबू नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आप डॉलर नहीं कमा पाएंगे। अगर आप डॉलर नहीं कमा पाएंगे तो आप सोना, पेट्रोल, जितनी भी चीजें आयात होती हैं उनके दाम नहीं कम कर पाएंगे। बहुत कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अब सरकार, अब चलो इलेक्शन खत्म हो गए, दिल्ली का भी परिणाम आ गया, अब अगला एक साल 2025 भारत सरकार के लिए आर्थिक चुनौतियों से भरा हुआ साल है। अब सरकार इसको कैसे मैनेज करती है, अब ये देखना होगा। ये एक बेहद दिलचस्प आपने बात कही है कि आने वाला एक साल जो है वो आर्थिक चुनौतियों से भरा हुआ है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसको कैसे मैनेज करती है, किस तरह से चीजों को लेकर आगे बढ़ती है। आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान दो जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए